All right. Okay, guys. So welcome to lecture number 24. What are we doing today? So we started off with the joint probability distribution, और उसमें जो है हमने discrete case के बारे में बात करना शुरू कर दिया था. ठीक है. So today also we will continue with that discussion. We did a few examples wherein I showed you how to do a few things, but today we will do all the definitions and everything. Okay? And we'll solve some problems as well. So what we are doing right now is joint probability distribution. Joint probability distribution. Okay? So all right, just to give you a recap of what we did in the last class. So हमने जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जॉइंट पीडीएफ पीएमएफ का मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था, और एग्जाम्पल के थ्रू मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालते हैं, कंडीशनल पीडीएफ कैसे निकालते हैं, और इंडिपेंडेंट कैसे होता है नहीं होता है वो सब देखा था. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशंस ऑफ ईच ऑफ देम. ऑलराइट, चलो जी. तो सबसे पहले मार्जिनल पीडीएफ क्या होता है. अगर कोई दो रैंडम वेरिएबल्स है मेरे पास, रैंडम वेरिएबल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल वाई, दे आर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो उनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है. अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे उस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. ठीक है. सो माई टास्क इज टू फाइंड द distribution of variable x, random variable x, and distribution of random variable y. ठीक है. So what is the definition of marginal PDFs? So how do you define that? The definition is like this. The marginal probability mass function of random variable x, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय p of x x. इस तरीके से डिनोट करते हैं. जब मार्जिनल पीडीएफ लिखा होता है तो जो भी रैंडम वेरिएबल का मार्जिनल पीडीएफ निकाल रहे हो उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं. ठीक है. और ये एक्स की वैल्यू हो जाती है, जो भी आपकी वैल्यू है. ठीक है ना. एंड इट इज गिवन बाय व्हाट? इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. कैसे निकालते हैं इसको? कि अगर मुझे मार्जिनल पीडीएफ निकालना है ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो वो कैसे निकलेगा? समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई. और ये जो समेशन है, समेशन मतलब यू आर एडिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. तो इफ यू आर एडिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, व्हाट इज चेंजिंग? तो यहाँ पे आपकी y वैल्यू चेंज कर रही है. y, सो यू आर समिंग ओवर y such that probability of x comma y is greater than 0. मतलब वो सारी y वैल्यूज के लिए आप यहाँ पे y रखोगे जहां जहां पे भी probability of x comma y greater than 0 है. जहां पे 0 हो गया वो तो y वैल्यू आ ही नहीं रही है, राइट? तो उस चीज को छोड़ के बाकी जो जो भी y वैल्यूज आएंगी वहां पे वो सारी प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दोगे. ठीक है ना. फॉर एवरी पॉसिबल value of x, for every possible value of random variable capital X. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x विच टेक्स वैल्यू 0 एंड 1. ठीक है ना. और मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है y विच टेक्स वैल्यू 1 एंड 2. तो मुझे अगर मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकालना है, तो मैं मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकालने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू x की वैल्यू 0 के लिए भी चाहिए मुझे, और यही वाली वैल्यू x की वैल्यू 1 के लिए भी चाहिए. ठीक है. तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फॉर 0, ये कैसे निकलेगा? समेशन, यहाँ पे आपने x की वैल्यू फिक्स कर रखी है, wherever y is changing, p of 0, y. तो आप यहाँ पे जो जो अलग अलग पॉसिबल वैल्यू ऑफ y है उसके लिए
ये समेशन निकालना है आपको। तो ये समेशन कैसे निकलेगा, यू हैव टू डू दिस समेशन। y की वैल्यू एक तो 1 आती है और एक 2 आती है, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,2। अगर y और भी बहुत सारी वैल्यू ले रहा होता तो आप क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 0,2, मान लो 3 होता तो 0,3 0,4 0,5, इस तरीके से चलता रहता। और आपको अगर ये निकालना है तो इसमें क्या करोगे, समेशन y प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, y। तो ये जो समेशन है, द समेशन इज ओवर y। तो जैसे जैसे जो जो पॉसिबल वैल्यू y आती है वो उसके लिए पूरी समेशन वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो यू बेसिकली हैव टू डू दिस, प्लस y की एक वैल्यू 2 भी आती है, तो यू ऑल्सो एड दिस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकाल सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। अब जैसे, वेरी नाइस, हाय भव्या, ओके। हेलो मैम। प्रियांक और भरत ने तो हाय कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ हाय हेलो हो सुन रहे हो कुछ बताते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हमने मार्जिनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स निकाला, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कोई मार्जिनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई निकालने को बोल दे तो क्या बदल जाएगा, सब सेम रहेगा। यहाँ रैंडम वेरिएबल वाई हो गया, यहाँ पे अलग अलग वाई वैल्यूज हो गई। यहाँ पे आप समेशन ओवर वाई कर रहे थे, वहां पे आप समेशन ओवर एक्स कर दोगे, राइट। चलो, गुड टू हियर, गुड इवनिंग। हाँ, तो यहाँ पे समेशन ओवर अलग अलग वैल्यूज ऑफ y किया था। यहाँ पे जब आप y के लिए ये मार्जिनल पीएमएफ निकालोगे तो समेशन ओवर x वैल्यूज कर दोगे। तो अगर यहाँ पे मुझे सेम चीज मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक तो 1 है तो एक तो ये नंबर निकलेगा, और एक क्या है 2, तो एक ये नंबर निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, समेशन ओवर एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी y वैल्यू 1 दी हुई है ना, तो इधर x हो जाएगा और इधर वैल्यू 1, तो इसको निकालोगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ओवर x प्रोबेबिलिटी x, 2। अब आप देख लो कि x क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है, उसके लिए ये समेशन निकाल दो। तो x हमारा यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, 0 और 1। तो आप क्या कर दोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और दूसरी क्या वैल्यू ले रहा है 1। तो ये आपकी मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y फॉर वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड सिमिलरली इस चीज को क्या करोगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसको आप ऐसे निकाल दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल y, और ये क्या है मेरा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। ये चीज हो गई है। तो मार्जिनल पीडीएफ और पीएमएफ निकाल लेंगे, अगर मेरे को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो कर लेंगे। यस यस मैम। और टेबल में हमने क्या देखा था कि अगर y की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, y का मार्जिनल पीएमएफ निकालना है, तो हॉरिजॉन्टली सम कर दो लाइक दिस, जैसे ये टेबल दी हुई थी। तो अगर y वैल्यू 1 की वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी की, तो इस तरीके से सम कर दो, इस तरीके से सम कर दो, इस तरीके से सम कर दो, ठीक है। x के लिए करना है तो इस तरीके से सम कर दो, इस तरीके से सम कर दो। वर्टिकल समेशन से मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल सम से मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको, ओके जी। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब जैसे हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स देखा, अब हमारे पास दोनों रैंडम वेरिएबल हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो, राइट। मान लो दोनों रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म हो गए, या मान लो दोनों रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कैसे भी हो सकते हैं, राइट। तो अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो कब एक लेजिटिमेट जॉइंट पीडीएफ होगा, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। कि अगर मेरे रैंडम वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस हैं और फिर मेरे को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफाइन करना है,
तो हम क्या करेंगे, ठीक है। दैट इज आवर नेक्स्ट टास्क नाउ। ओके जी, ऑल राइट। सो इफ यू हैव two continuous random variables, अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हमारा जॉइंट पीडीएफ जो है उसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट गोज लाइक दिस कि मान लो लेट x and y be two continuous रैंडम वेरिएबल्स। ये दो आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अ जॉइंट probability density function, इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के केस में इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं बोलते, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अब वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग पी ऑफ एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते थे, जो डिस्क्रीट वाला केस होता था, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, फॉर these two variables। अब ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये क्या होता है? एफ ऑफ एक्स फॉर दीज टू वेरिएबल्स इज बेसिकली अ फंक्शन। अब ये क्या है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन इन टू वेरिएबल्स है। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज दिस? अब इस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इट इज अ फंक्शन विच इज सैटिस्फाइंग, पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस के केस में अगर एक रैंडम वेरिएबल होता था तो उसमें जो पीडीएफ निकलता था एफ ऑफ एक्स वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंडीशन ये होती थी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि भाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और उसके अलावा क्या चाहिए? एंड हमने डिस्क्रीट के केस में अगर मेरा पीडीएफ पीएमएफ लेजिटिमेट हो उसके लिए क्या कंडीशन बताई थी कि उसका डबल समेशन क्या होना चाहिए? 1। Yes, ऐसे ma'am. सिमिलर कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? 1। अब डबल इंटीग्रेशन क्या चीज होती है? जैसे जो सम करते हैं कॉन्टिन्यूअस के वर्जन में वो इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन का काम क्या है? चीजों को जोड़ना, चीजों का एरिया निकालना। तो व्हाट इज द अदर कंडीशन कि अगर आप अपने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ये दो वेरिएबल्स आ गए। अब पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो पूरी चीज है ये किसके बराबर आनी चाहिए? 1। ये डबल इंटीग्रेशन क्या चीज होती है? आई विल डू सम एग्जांपल्स एंड शो यू इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन है, ये पूरा जो डबल इंटीग्रेशन है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या होना चाहिए? 1, ठीक है। और ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑलवेज हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव और 0, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज समझ आ गई यहां तक? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो ओके, तो अब अच्छा, और इस फंक्शन की खास बात क्या है? ये जो फंक्शन है इसकी खास बात क्या है कि मान लो आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वॉट एवर प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू फाइंड। सो बेसिकली फॉर एनी 2D सेट ए, 2D सेट ए का मतलब क्या है? 2 डायमेंशंस में कोई भी एक सेट है, राइट। तो मान लो जैसे आपका कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और मैंने बोला कि भाई एक्स वैल्यू ये 1 है और ये एक्स वैल्यू 2 है और ये वाई वैल्यू 1 है और ये वाई वैल्यू 2 है। और कोई बोले कि मुझे ये पता करना है कि एक्स की वैल्यू तो 1 से 2 के बीच में हो और वाई की वैल्यू भी 1 से 2 के बीच में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कौन से पॉसिबल पॉइंट्स हो गए मेरे?
ये पूरा रेक्टेंगल हो गया मेरे लिए रेलेवेंट पॉइंट, राइट। ये यस जो मैम। रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और y की वैल्यू भी 1 से 2 के बीच में है, राइट। तो अगर आपको किसी भी एक, और ये कैसा फिगर है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई भी फिगर बनाते हो तो इट्स अ 2D फिगर। 3D फिगर का मतलब क्या है, x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और एक z एक्सिस भी है। We can perceive everything in 3D, right? Whatever is happening on a paper is in 2D, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं ये 2D है, ठीक है। 2D में हम 2D ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर एक सेट है 2D में, अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, कि आपके रैंडम वेरिएबल x और y इस 2D सेट के अंदर लाए करते हैं। अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई ये x और y वैल्यू इस सेट A के अंदर है कि नहीं, तो वो आप कैसे निकालते हो, आप इस फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है, ओवर द सेट A, ओवर द सेट ए। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगी, इसको लेके टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप डबल इंटीग्रेशन कर दोगे। डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आपको पता है यहाँ पे, जैसे एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता है कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से लेके 1 के बीच में होगी और वाई की वैल्यू जो है वो भी 1 से लेके 2 के बीच में होगी। तो पहले मैं क्या करूंगी, ये जो इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन करो और फिर ये जो भी आया इसका फिर से इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो पहले तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, वाई कोई भी वैल्यू रहेगी। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, इस एग्जाम्पल में एक्स की वैल्यू है 1 से लेके 2, और फिर जो भी वाई वैल्यूज हैं उनके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या है 1 से लेके 2। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। और ये जो इंटीग्रेशन है आपको क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई विच बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो अगर मुझे किसी भी एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, मेरे इस फंक्शन को उस पर्टिकुलर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ऑलराइट, तो अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, इन पर्टिकुलर, अगर ये जो एरिया ए है, इफ ए इज अ 2D रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो एक्चुअली 2D होता है, इज अ रेक्टेंगल, अगर मान लो ये एक रेक्टेंगल हुआ तो मैं क्या करूंगी, व्हाट विल आई डू। तो मान लो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो एक्स कॉमा वाई पॉसिबल वैल्यूज हैं ये किस चीज में होंगी, एक्स कॉमा वाई के पेयर्स जो हैं वो कैसे होंगे, कि एक्स की वैल्यू मान लो कोई 2 नंबर्स के बीच में है और वाई की वैल्यू कोई 2 नंबर्स के बीच में है। इससे आपके पास एक रेक्टेंगल आएगा। तो आपको ये पता करना है कि इस रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, द प्रोबेबिलिटी, एंड लेट्स से दिस इज सेट ए, ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे कि भाई ये सेट ए में बिलोंग करता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, आप एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ये कैसे कर दोगे, यहाँ पे x की लिमिट लगा दो a से लेके b में और यहाँ पे y की लिमिट लगा दो c से लेके d में। इस तरीके से जो है आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को निकाल सकते हो, ठीक है, फाइन, यस मैम। ओके जी। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ और चीजें दिखाना चाहती हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये निकालने का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये एक बारी जो है डिस्प्ले करना चाहूंगी मैं आपको। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग कि
All right, let's start sharing the screen. ये देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो अब ये देखो, ये क्या है? ये जो रेड वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो वाई लाइन है ये वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये जेड एक्सिस है। अब ये 3D में चीजें हो रही है, ठीक है? तो मान लो किसी ने जो है हमें ये बोल दिया कि एज एन एग्जाम्पल कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है वो क्या है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मान लो ये है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू कितनी है? मान लो दिस इज 2/5, ठीक है? और ये जो है कितना है? 2x+3y, मान लो 2x+3y। तो ये क्या हो गया? ये कैसा है? व्हाट इज दिस? दिस लुक्स लाइक अ प्लेन, यस मैम। यस मैम। प्लेन की तरह दिखाई दे रहा है, राइट? और मान लो मैंने आपको बोल दिया कि x की वैल्यू जो है, यहाँ पे मेरा जो रैंडम वेरिएबल x है ना, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक है, और y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक है, ठीक है? x इज equal to 1 and y is equals to 1 and x is equals to 0 and y is equals to 0। तो ये क्या चीज हो गई? अच्छा, y is equals to, this is something, हाँ, y is equals to 0। हाँ जी। तो अब ये क्या है? ये हमने वैल्यूज बता दी कि भाई मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। मेरी रेड वाली लाइन जो थी वो क्या थी? x एक्सिस। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरी x एक्सिस की x में जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 1 तक लाई कर सकती है, और मेरी y की जो वैल्यूज है वो भी हमने बता दिया कि भाई ये 0 से लेके 1 तक लाई कर सकती है, ठीक है? अब मैं अगर बोलूंगी कि मुझे ये बताओ, तो इसको मैं हाइड कर देती हूँ, बस ये जो काम था उसका हो चुका है, ठीक है? तो अब मैं अगर ये बोल दूं कि मुझे ये बताना है कि भाई x की वैल्यू जो है 0 से लेके 1/2 और y की वैल्यू 0 से लेके 1/2 इसके अंदर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? आप क्या करोगे, ये जो भी एरिया है जहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 है और y की वैल्यू भी 0 से लेके 1/2 है, तो आप वो वाला फिगर 2D में बनाओगे, और फिर ये जो ग्राफ है और वो जो 2D में फिगर बना है उनके बीच में जितनी वॉल्यूम है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हो तो एरिया निकलता है, आप दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करते हो उससे क्या निकलती है? वॉल्यूम। तो मान लो मुझे अगर ये निकालना है, मैं एक अच्छा डायग्राम लेना चाहूंगी, ये प्लेन जो है ये हमारा काम गड़बड़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लेती हूँ विच मे नॉट बी अ लेजिटिमेट वन, ठीक है? तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना। लेट्स से दिस इज x² प्लस y²। ये देखो, अच्छा, और इसको माइनस कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा डायग्राम दिखाए, ठीक है? और इधर मैं 10 ऐड कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है?
Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो मान लो मुझे ये निकालना है कि भाई मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1/2 और वाई की वैल्यू भी 0 से लेके 1/2 के बीच में। तो वो क्या होगी, जो भी मेरी यहाँ पे 2D में मान लो ये वाली वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू 1/2, ये एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, और इधर 0 और वो वाली वैल्यू 1/2। तो ये जो भी एरिया है 2D में, अब ये जो भी 2D में एरिया है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ किसी तरीके का मेरा डायग्राम बन रहा होगा, राइट? उस डायग्राम का जो हिस्सा है, और ये जो 2D से है, 2D से लेके उस डायग्राम के हिस्से का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वाली चीज समझ आई कि मेरा ये डायग्राम जो है वो मान लो कैसा दिखता है, लेट्स से इसको जो है थोड़ी छोटी वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, कि आप क्या कर रहे हो, ये पूरा वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हो। यहां से आपको दिख रहा है कि जो भी वो मेरा एरिया है यहाँ पे 2D में, 0 से 1/2 एक्स वैल्यू, 0 से 1/2 वाई वैल्यू, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। उस रेक्टेंगल के ऊपर जो मैं कर्व बनाती हूँ वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का, जैसे भी मेरे वैल्यूज होंगे उस पॉइंट से, राइट? तो मान लो ये वाला छोटा सा एरिया है, ऐसा निकल के आया, तो यहां से लेके और वो जो नीचे 2D में फिगर है उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, राइट? यस। Yes, ma'am. तो वो जो वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो डबल इंटीग्रेशन से आती है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब वो जो भी आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दी हुई है उस पर्टिकुलर एक्स और वाई रीजन में जो 2D में है, उसके ऊपर वॉल्यूम कितनी बन रही है वो आप निकाल रहे हो, ठीक है? तो डबल इंटीग्रेशन से ये हो जाता है। सिंगल इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है, लेकिन डबल इंटीग्रेशन से जब आप 3D में चीजें करते हो, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, तो उससे क्या निकलेगा, मेरे पास वॉल्यूम निकलेगी, ठीक है? गाइस जस्ट गिव मी 10 seconds, आई विल जस्ट बी बैक इन 10 seconds.
Yes, guys. So did we understand this? थोड़े Yes, और ma'am. अच्छे, थोड़े और ना अच्छे ग्राफ्स दिखाने चाहिए थे, जिससे एक सेकेंड, एक अच्छा सा एग्जाम्पल कुछ देखते हैं. Wait, what kind of diagrams are going to be good? XY ये कैसा दिखेगा? अच्छा, not good. Okay. Yeah, तो ओके, यू नो दिस काइंड ऑफ लुक्स बेटर. ओके, मेरे पास थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है, राइट? अब ये देखो, ये मान लो इस तरीके का कोई डायग्राम है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, मेरे को ये 2D में चीजें दिख रही हैं. तो जब मुझे एरिया निकालना रहेगा, जब मैं डबल इंटीग्रेशन करूंगी, तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली डूइंग दिस. व्हाट एम आई डूइंग? कि मान लो मेरे को इस एरिया में ये एक्स वाई पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो मैं क्या करूंगी, ये देखूंगी कि अच्छा ये ऊपर कहाँ जा रहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको कहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको कहाँ पे टच कर रहा है. तो जैसा भी ये कर्व बनेगा ना, और उसके नीचे जितना भी वॉल्यूम बन के आएगा, वो मेरे को डबल इंटीग्रेशन से मिलेगा. तो ये जो भी टॉम बना हुआ है, जैसा भी वो हिस्सा है, उसके नीचे जो भी मेरा रेक्टेंगल था, उसकी वॉल्यूम इज गिवन बाय डबल इंटीग्रेशन. ठीक है? ऑल राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, वेरी नाइस. चलो, दिस इज जस्ट समथिंग on the side that it's good to know. Okay, the name of the website is GeoGebra 3D. Google करोगे तो if you also want to see how different functions look like, you can explore that. Okay, coming back. हाँ जी, तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है? ओके जी, ऑल राइट. तो अब डबल इंटीग्रेशन एक्चुअली कैसे निकालना है, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लेंगे हम. ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है. और मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालना है, मार्जिनल सीडीएफ कैसे निकालना है, वो भी हम लोग देख लेंगे. तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स टेक अप वन एग्जांपल. Let's say something like this is given to us. Okay, let's say this is my question. ठीक है? What is my question? Question पढ़ते हैं. ठीक है? Okay.
अ स्टूडेंट टेक्स अप कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स, एक बच्चे ने स्टैटिस्टिक्स में कोर्स लिया, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन हिज ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है, ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसने कोर्स लिया. द proportion of correct answers in the exam of both the courses is denoted by x and y. तो x क्या है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में कितने करेक्ट आंसर दिए, ठीक है, और y क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कितने करेक्ट आंसर दिए. ठीक है, वेरी नाइस, ओके. अच्छा, and the joint PDF of these random variables can be approximated. अब अब स्टैट्स पेपर में कितने करेक्ट आंसर दिए भाई, अब ये तो यूजुअली तो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही होना चाहिए ना, कि मान लो 5 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन सही किए, 20 क्वेश्चन सही किए, राइट. तो ये नंबर तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मान लो 0.5 हो गया या ऐसा. तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एक्स और वाई एक्चुअली जो रैंडम वेरिएबल थे ना, इनको हमने किससे अप्रोक्सीमेट किया, एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से. तो मान लेते हैं कि इन्होंने अप्रोक्सीमेट कर दिया एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसकी अलग अलग वैल्यूज आपको इन्होंने दे दी, ठीक है. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या हो गया, 2/5 2x प्लस 3y. और इन्होंने ये बता दिया कब, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में और y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है. सो ये कब कब है, when x value is between 1 and 0 and y value is between 1 and 0, both values not included, and बाकी जगह पे it is 0 elsewhere. सो बाकी x और y की कोई भी और पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे तब वो 0 हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, ये तो चलो क्वेश्चन आगे वाले बाद में देखेंगे, बट पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात तो मुझे ये चेक करना है, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट इन जनरल फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, कि क्या ये एक वैलिड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, व्हाट विल आई हैव टू चेक इन ऑर्डर टू चेक दैट, कि पहली बात तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हमेशा पॉजिटिव है, एक चीज तो ये चेक करनी पड़ेगी, राइट. यस मैम. और दूसरी चीज क्या चेक करनी पड़ेगी कि जब मैं इसका डबल इंटीग्रेशन करूंगी, ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तब मेरा आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है. तो हम इंटीग्रेशन करना भी सीख लेंगे और हम लोग नॉर्मल चीजें भी करना सीख लेंगे, ठीक है. तो पहली बात तो ये बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में और y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यस मैम. है ना. और पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 3 टाइम्स y कर रहे हो, तो ये जो चीज है क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यस मैम. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी. तो मेरा जो पहला स्टेप था, स्टेप 1 जो था, स्टेप 1 वो क्या था कि भाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज दैट करेक्ट हियर, करेक्ट है, यस मैम. ठीक है. दूसरी चीज क्या थी कि मुझे एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का dx dy, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करती डबल इंटीग्रेशन तो ये 1 आना चाहिए, राइट. जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कोई ना कोई लिमिट लगानी पड़ती है, राइट. तो पहले आप x की लिमिट लगा दो फिर y की लिमिट लगा दो. तो ये जो लिमिट लगती है ये कहाँ कहाँ पे लगती है, हमने क्या बोला था, चलो ये -∞ टू +∞, -∞ टू +∞. -∞ टू +∞ लिखने का मतलब ये होता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. x क्या ही पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है 0 से लेके 1, और y क्या पॉसिबल वैल्यू ले रहा है 0 से लेके 1. तो आपकी ये जो लिमिट है ये एक्चुअली आपको कहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, 0 to 1 एंड देन 0 to 1 अगेन, राइट. और मेरा ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, 2/5 2x प्लस 3y टाइम्स dx टाइम्स dy. ये मुझे 1 के बराबर है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, राइट. है कि नहीं, यस मैम. ठीक है. अच्छा, डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं. तो इसी चीज में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है. तो जैसे मान लो किसी ने अगर ये लिखा हुआ है 2/5 2x प्लस 3y टाइम्स dx,
इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या इतना हम कर सकते थे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर dx लिखा होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x। और जो भी वेरिएबल है उसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे y को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, एज अ कांस्टेंट। ठीक है, यस मैम। तो जैसे आप 2 को ट्रीट करोगे, जैसे 2/5 को ट्रीट करोगे, ऐसे ही y ट्रीट होगा। तो ये वाली चीज निकाल सकते हो। तो इसका यस। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, dx मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन करके बताओ जरा। 2/5 ब्रैकेट हम्म 2 square by 2 तो plus x 3y बाय 2, हाँ, प्लस। plus 3x वेरी 3y नाइस, वेरी नाइस। तो ये क्या है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना। यस मैम। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3y। 3y। तो 3y पूरा कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 3y(x), राइट। ठीक है, यस मैम। ये इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ गया है। इतना अगर होता तो हम कर लेते क्या। यस मैम। ठीक है, यस लेकिन मैम। इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी थी कि भाई एक इंटीग्रेशन और लगा दिया और इधर dy भी लिख दिया। तो जब भी ऐसे लिखा हो ना, तो इसका मतलब आपको एक्चुअली क्या करना है, पहले आप सिर्फ एक इंटीग्रेशन सॉल्व करो, फर्स्ट सॉल्व ओनली वन इंटीग्रेशन विच इज दिस, राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या लिखी हुई थी, ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है। x की लिमिट क्या थी, 0 से लेके 1, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ पे x की लिमिट लगा दो। क्या लगेगी यहाँ पे लिमिट, 0 to 1। 0 to 1 आपने लगा दी। तो यहाँ पे 0 to 1 अगर लगाई तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 to 1, तो वो क्या आएगा मेरे पास, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 कॉमन। और इधर x की जगह 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2/2 इज 1, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y यस मैम। माइनस, दोनों तरफ 0 0, तो वो पूरा 0 हो जाएगा, राइट, यस मैम। -0। तो मेरी वैल्यू एक्चुअली क्या हो गई, 2/5 1 प्लस 3y, राइट। यस मैम। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इस पूरी चीज को सॉल्व कर लिया, तो मैंने एक हिस्से को सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इट इज यस। एक्चुअली लाइक सॉल्विंग टू इंटीग्रेशंस। तो फर्स्ट यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन and then whatever is coming from here na, then you have to do the integration of that. तो this is what is coming from here. तो अब आपको क्या करना है, अब जो भी बच गया उसको फिर से 0 से लेके 1, और ये जो अंदर है ये क्या है, 2/5 1 प्लस 3y, और इधर क्या है, dy। अब ये तो नॉर्मल है, इसको ऐसे तो इंटीग्रेशन हमने किया ही है, राइट। यस मैम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, y, y। है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, y, और 3y का यस। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 3y square बाय 2। 2। यस जब मैम। भी आपको a टाइम्स x दिया है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है, a टाइम्स, सॉरी, a टाइम्स x रेज टू द पावर n अगर लिखा है, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो ये क्या होता है, a टाइम्स x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, और मेरी यहाँ पे y की लिमिट्स क्या क्या है, 0 से लेके 1। 0 to 1। ठीक है, तो मैं 0 से लेके 1 तक ये वैल्यूज निकाल दूंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, अब 2/5 हो गया बाहर, 1 वैल्यू रखो, 1 प्लस 3/2, और 0 पे 0 हो जाएगा,
यस मैम। और ये क्या हो गया 2/5, और ये 1 + 3/2 कितना होता है 5/2, और 2/5 इंटू 5/2 क्या होता है 1। यस मैम। और मेरी ये वैल्यू 1 ही आनी चाहिए थी, यही बोला था मैंने। यस मैम। तो ये भी एक, ये वाली जो चीज थी ये भी हमने चेक कर ली, राइट। इज दैट ओके? यस मैम। है ना। तो डबल इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, पहले ये वाला इंटीग्रेशन कर लो, और यहाँ पे y को किस तरीके से ट्रीट करो, जैसे कोई ये कांस्टेंट हो, फिर जो भी इससे निकल के आए उसको दोबारा से अपना ये dy है और ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा, और फिर नॉर्मल लिमिट लगी हुई है। ठीक है, कर लेंगे इसको, यस मैम। यस मैम। है ना। ऑल राइट, फाइन, क्लियर हो गया। ओके जी, नो वरीज, ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। तो हमने जो चीजें चेक करनी थी, पहली बात तो वो कर दी है कि जब भी मुझे ये एक लेजिटिमेट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये 1 है। तो ये मतलब होता है कि आप पॉसिबल लिमिट लगा लो x की, और फिर पॉसिबल लिमिट लगा लो y की, और फिर वो इंटीग्रेशन वैल्यू, 2 बार जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ओके जी, ऑल राइट। अच्छा, अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं कि हमारे जो कोई भी एक सेट में पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करना है फॉर वॉट एवर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दैट यू आर गोइंग टू गेट, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको पढ़ाई, इसकी इसको इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस पार्ट को। ये पार्ट क्या बोल रहा है, the probability that the student answers more than 40% of the questions correctly in both the test। तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वो 40% से ज्यादा करेक्ट आंसर करे, और स्टैटिस्टिक्स में भी वो 40% से ज्यादा करेक्ट आंसर करे। तो एक्स मान लो क्या है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में उसने कितने परसेंट करेक्ट किया, या कितना प्रोपोर्शन करेक्ट किया, और वाई क्या है, उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर कितने प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो, एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो। मोर देन 40। 40% को प्रोपोर्शन में करोगे तो क्या होगा, 40% को अगर मैं प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 40% इज ऑल्सो 0.4, एक तरीके से यस। प्रोपोर्शन में। अगर यस मैम। 100% इज 1, तो प्रोपोर्शन इज 0.4। तो आप क्या चाहते हो, एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0.4। है ना, और y की वैल्यू क्या हो, वो भी ग्रेटर देन 0.4 होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों में 0.4 मतलब 40% से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करना चाहते हो, राइट। यस मैम। है ना। तो यहाँ पे क्या मुझे पता चल गया कि मेरे को x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए। तो मेरे को चाहिए कि भाई x की वैल्यू 0.4 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो 1 से तो छोटी होगी, क्योंकि 1 तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। यस मैम। एंड व्हाट एल्स डू आई वांट कि y की वैल्यू के साथ भी ऐसी होना चाहिए, राइट। यस मैम। तो अब मेरे को अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को, एक्स कॉमा वाई को, इधर क्या है dx dy, और इसको मेरे को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x की इंटीग्रेशन 0.4 से 1 होगी, और y की कहाँ से होगी 0.4 से 0.4 to 1। 1। तो इससे मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी
So if I want the probability that x is between 1 and 0.4 and y is also between 1 and 0.4, तो वो इसको निकालने से सॉल्व होगी, राइट? यस मैम। ठीक है, और इसको निकालना तो हमने सीख लिया, इसको कैसे निकालेंगे? फिर से आपको सेम स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे क्या है, 2/5 और ये क्या था, 2x प्लस 3y dx dy, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे 0.4 से लेके 1 तक और फिर से 0.4 से लेके 1 तक, राइट? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इधर y को कांस्टेंट ट्रीट करो, तो इधर क्या हो गया, 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, है ना? और यहाँ पे आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दोगे, 0.4 से लेके 1 तक, और ये जो भी होगा ये dy, और फिर इसका इंटीग्रेशन 0.4 से लेके 1 तक, राइट? तो ये क्या होगा, 2/5 तो बाहर ही ले लो, बार बार आ रहा है, तो इधर क्या हो गया, 1 प्लस 3y माइनस यहाँ पे 0.4 का होल स्क्वायर, एंड इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 टाइम्स 0.4, और इधर y की जगह क्या आ जाएगा, y, और इसका dy वैल्यू और इसकी वैल्यू 0.4 से लेके 1 तक, राइट? तो इसको फिर से सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया, 1 प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16, तो ये 0.16 हो गया, माइनस ये 3 4 12 1.2y, राइट? ये हो जाएगा, और ये 2/5 मान लो मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, दिस इज 0.84 and this will be plus 1.8y, right? यस मैम। और इधर dy हो गया, और बाहर अपना 2/5 है, और इधर 0.4 से लेके 1 तक है, ठीक है ना? अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 0.84y, और इधर 1.8y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू 0.4 से लेके 1 तक लगा दोगे, राइट? और आपके 2/5 बाहर है ना? तो और क्या करोगे फिर, क्या आएगी इसकी वैल्यू, सो सॉरी, हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/5 और इधर 0.84 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.84 टाइम्स 0.4 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई 2 0.4 होल स्क्वायर। इसको आपको कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, 0.84 प्लस 0.9 माइनस 4 4 16 1 8 4 32 एंड 1 33, और डेसिमल कहाँ लगेंगे, 3 डेसिमल, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये कितना है, 0.9 टाइम्स 0.16, है ना? तो ये कितना हो गया, 0.84 प्लस 0.9 माइनस 0.336 माइनस व्हाट इज 9, 16 टाइम्स 9 कितना होता है, 144। और ये 0.144 हो जाएगा, राइट? और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना, ये तो कुछ अच्छा सा नंबर लग रहा है, 4 7 0 एंड 8 एंड 4, राइट? है ना? और इधर क्या है, ये 0.840, इधर ये माइनस में है, ये प्लस 0.9, है ना? तो फाइनली क्या आ रहा है हमारे साथ, 1.26। अंदर
Yes, ma'am. 1.26 और इधर बाहर 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो इंटू टू कर लो, नीचे 10 आ जाएगा। तो इधर 4 टाइम्स 1.26 डिवाइडेड बाय 10 है ना। तो ये कितना हो गया? 6 4 24, 2 8 9 10 0 1 5 बाय 10, तो एक डेसिमल ऊपर, ये हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई कि मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0.4 हो एंड y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0.4 हो, राइट? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आपने पूरा पार्ट कर लिया, ठीक है? क्लियर हो गया? कर लेंगे इसको। Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गया? प्रियांक, भव्या, Yes, ma'am. भरत, इज इट भरत और भारत? ओके, भरत, यस, ओके। सो इज इट भारत, भरत? I don't want to mispronounce your name. Ma'am, it's Bharat. Bharat, okay. And if it would have been a double A, then it would have been Bharat. Okay. All right. ठीक है, चलो, coming back. Yeah. What about this second part? इसमें बताओ क्या करना है? Probability that he gets more than 80% answers correct in statistics and less than 50% answers correct in macroeconomics. तो आपको क्या निकालना है? मेरे को बस वो स्टेटमेंट बता दो, वो बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप समझ गए हो। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बता दो बस। मैम x की 0.8 से 1 हाँ, और y की 0 से 0.5। वेरी नाइस। ये चीज समझ में आ गई? क्या Yes, करना? ma'am. ठीक है, तो आपको, अच्छा 0.5, हाँ। तो हमें क्या बताना है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में तो 80% के ऊपर स्कोर करना करे और मैक्रो में लेस देन 50% स्कोर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी। सो एक्स की वैल्यू 0.8 से लेके 1 और वाई की वैल्यू 0 से लेके 0.5। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेम प्रोसेस करना है, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, राइट? ठीक है, तो बस वो कर लेना, कर लोगे? Yes, ma'am. ओके जी, ऑल राइट, वेरी नाइस, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालेंगे। तो अब ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, इससे हम लोग मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है? मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई, वो सब कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो, सो आई विल सी यू गाइज एट 7:28. Okay, see you in 10 minutes. All right, so we've understood this particular example and please try to do this part as well, ठीक है? इससे थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड नाउ जिस तरीके से हमने मार्जिनल पीडीएफ या मार्जिनल पीएमएफ फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखा था। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स, हाउ टू फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई फॉर द कॉन्टिन्यूअस केस, ठीक है? तो डिस्क्रीट केस में हमने क्या किया था? समेशन किया था ना, फॉर ऑल पॉसिबल, अगर एक्स का पीडीएफ निकालना है तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई उसको सम कर दिया था, यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेस करो? Integration. इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। अगर एक्स का पीडीएफ निकाल रहे हैं तो, और वाई का निकाल रहे हैं तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, बस सिंपल, एग्जैक्टली यही करना है, बिल्कुल यही करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग? इफ आई वांट टू डिफाइन
ऑफ द मार्जिनल पीडीएफ, उसकी डेफिनेशन देखनी है, तो वो क्या होगी? द मार्जिनल probability density function of random variable x and random variable y. अब इनको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय f of capital X and f of capital Y respectively are given by. Do you know what is the meaning of respectively? Yes, ma'am. सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? क्योंकि हो सकता है कि नहीं पता हो। मुझे भी बहुत टाइम के बाद पता चला था कि रिस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं। Is there someone who doesn't know? चलो, if you know, tell me what does respectively mean? Ma'am, it means it is in order. Exactly. तो मतलब रिस्पेक्टिवली कब लगाते हैं? जब जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई की बात करी, दो चीजों का मार्जिनल पीडीएफ है विच इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो कोई इंसान गलती से कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये एक्स का था या ये एक्स का था। अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। अब मान लो ऐसे लिख दिया कि एप्पल से मेरा जो रेवेन्यू आया वो एप्पल एंड ऑरेंजेस, मान लो किसी ने ऐसे लिखा एप्पल एंड ऑरेंजेस प्रोवाइड रेवेन्यू ऑफ 1500 एंड 1300। अब ये दोनों अमाउंट ऑफ मनी है। अब देर इज नो वे फॉर यू टू फाइंड विच वन इज एप्पल्स रेवेन्यू, विच वन इज ऑरेंज रेवेन्यू। एंड इफ यू राइट द वर्ड रिस्पेक्टिवली ना, तो इसका मतलब है जो पहला नंबर था वो एप्पल के लिए था और जो दूसरा नंबर था वो ऑरेंज के लिए था। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कीप्स थिंग्स इन ऑर्डर। ठीक है, ये मतलब है। समझ आ गया? ओके, कमिंग बैक। ऑलराइट, सो ये जो मार्जिनल पीडीएफ है इसका मतलब क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे? तो भाई अगर मुझे एक्स का मार्जिनल पीडीएफ निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को किसके रिस्पेक्ट में? यू गेस्ड इट राइट, प्लीज टेल मी अगेन। विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर यहाँ पे dy लिख दिया ना तो इसका मतलब है कि y इज द वेरिएबल, तो यहाँ पे y की लिमिट्स लगेंगी। ठीक है, तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, फॉर x value going from infinity to minus infinity. So this should be defined for all possible values of x. ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आपको मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y निकालना है तो वो क्या करेंगे? f ऑफ x कॉमा y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों लिखते हैं? दिस इज जस्ट अ तरीका ऑफ अस टेलिंग कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y थी वो, इसका मतलब है जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x थी वो, यहाँ पे भी इसीलिए लिख रहे हैं कि भाई जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x थी उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर y बिटवीन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? Yes, ma'am. तो अब एक काम करो, ये जो हमने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपको दिया था इसके लिए मार्जिनल पीडीएफ निकालना है आपको। ठीक है ना, ये जो चीज है इसके लिए हमें मार्जिनल पीडीएफ निकालना है। कि हमने बता दिया आपको कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो ये है। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। तो प्लीज फाइंड एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस, एंड प्लीज फाइंड दिस। तो व्हाट शुड आई डू? क्या करें?
क्या फॉर्मूला था, ये निकालना है तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई ओवर द इंटीग्रेशन. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई? 0 to 1. 0 to 1 ये निकालना है. और ये कैसे निकलेगा? सेम चीज करोगे नाउ विद रिस्पेक्ट टू X. एक्स, और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पे इंटीग्रेट कर दोगे. एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं? 0 to 1. 0 to 1 है ना. सेम चीज करेंगे. तो ये क्या चीज है? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई? 2/5 2x प्लस 3y, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और इधर 0 to 1 ये करना है. और इधर क्या करना है? 2/5 2x प्लस 3y t of x इंटीग्रेशन 0 to 1. राइट, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. तो चलो फिर क्या करें, क्या क्या होगा ये, इसको बाद में करेंगे नीचे, पहले ऊपर वाले को करते हैं. हाँ जी, अच्छा ये आउट ऑफ द पेज चला गया, इसको दूसरे पेज पे करते हैं. ठीक है ना. हाँ जी, ये क्या होगा बताओ. अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ कांस्टेंट, Yes, ma'am. है ना. तो ये 2/5 बाहर ले लेते हैं. 2x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2xy. 2xy, वेरी नाइस, प्लस 3, Y square upon 2. वेरी नाइस. और फिर लिमिट 0 to 1. और ये लिमिट किस चीज की है? y की वैल्यू की. ठीक है, y वैल्यू क्या होगी वो चेंज हो रहा है, तो इधर लिमिट लगा दो 2/5. ठीक है, और इधर y की वैल्यू 1, तो 2x प्लस 3/2 माइनस y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0. तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया? 2/5 टाइम्स 2x प्लस 3/2. अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये 4/5x प्लस 3/5. ये क्या आ गया मेरा? एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स. ठीक है, Yes, ma'am. दिस इज डिफाइंड फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? 0 to 1. 0 to 1. ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे लिख दोगे एंड यू विल राइट इट इज 0 एल्सवेयर. ठीक है, बाकी हर जगह 0. तो ये क्या आ गया मेरा? मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स. मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स. ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई कैसे निकालना है. तो अपना मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकालना है तो उस जो मेरा जॉइंट पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू वाई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई इन माय लिमिट. ठीक है, कर लेंगे. Yes, ma'am. ओके जी, वेरी नाइस. ठीक है, अब सेम चीज इसमें भी करनी है. कैन यू डू इट? Yes, ma'am. ठीक है, ट्राई एट होम. ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया. अब जो है हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं विच इज कॉल्ड, वो हमने थोड़ा पहले भी देख लिया एक क्वेश्चन में, विच इज व्हेन डू यू कॉल टू रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट. तो हमें कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो तो हमने पढ़ लिया था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल इवेंट्स आ जाए तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि दो पर्टिकुलर इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट. ठीक है, लेकिन अगर आपको दो रैंडम वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट बोलना है तो आप क्या करोगे वो देखना है. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. So how do you define independent random variables? Okay, so what is the definition of independent random variables? Let's see that. So what is the definition first? कब आप दो रैंडम वेरिएबल, मान लो मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, उसको मैं कब बोलूंगी कि भाई
ये जो है इंडिपेंडेंट है। तो टू रैंडम वेरिएबल्स x and y, they are said to be independent. इनको मैं बोलूंगी कि ये दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। कब? इफ for every possible pair of x and y, for every pair, for every pair of x comma y values, x and y values, for every possible value of x and y, probability of x comma y को अगर मैं probability of x times probability of y ऐसे लिख दूं, तो अगर मैं हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कॉमा y के लिए जॉइंट पीडीएफ पीएमएफ से जो वैल्यू आ रही है वो अगर मार्जिनल पीएमएफ से जो वैल्यू आ रही है उनका प्रोडक्ट हो हर पॉसिबल पेयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे व्हेन x एंड y आर डिस्क्रीट, तो ये डेफिनेशन कब है? जब x और y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हो। एंड अगर ये कॉन्टिन्यूअस हुए तो क्या होगा? और f ऑफ x कॉमा y जो है for every possible pair of x comma y value, if f of x comma y, if that is given by this na, अगर joint PDF is nothing but product of individual marginal PDFs, अगर ऐसे लिख सकते हैं for every possible value of x comma y, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। तो ये वाली डेफिनेशन कब होगी? जब x और y कॉन्टिन्यूअस है। ये वाली डेफिनेशन कब होगी? जब x और y डिस्क्रीट है, ठीक है। सो व्हेन x एंड y आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और अगर ये डेफिनेशन किसी एक पेयर के लिए भी अगर नहीं सेटिस्फाइड होगी तो भी मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, दे विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, इवन इफ एक सिंगल पेयर के लिए भी ऐसा ना एप्लीकेबल हो तो भी, ठीक है। सो व्हाट आर वी सेइंग? इफ द अबव कंडीशंस are not satisfied for all x comma y, then we say that random variable x and random variable y, they are said to be dependent, then they will be dependent. अगर ऐसा नहीं होता है तो they will be dependent. Okay. All right, ma'am. What time? Okay. I think we are just close to the end in terms of concepts for today. Just one more thing we have to do, which is conditional distribution. So I would think, 8:15, say. Okay, ma'am. Yeah. So it's regarding the doubts. 8:15, I think. I will post it on the group also. Don't worry. ठीक है? Okay, ma'am. All right. Okay जी. ठीक है? तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई यस मैम। है ना? अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुए तो ये डेफिनेशन चलेगी कि जॉइंट पीएमएफ इंडिविजुअल मार्जिनल पीएमएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये बड़ा जरूरी है, ये इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और अगर आपकी रैंडम वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस हैं तो दिस शुड होल्ड फॉर एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई इन द कॉन्टिन्यूअस केस, ठीक है। चलो जी, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, तो let's see if I could find some question related to this.
ओके जी। चलो जी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ पार्ट्स हैं जो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जो कर सकते हैं वो देखते हैं, पहले मेनली इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये वाई की वैल्यूज है 1 2 3 और ये एक्स की वैल्यूज है 1 2 3 और उनकी अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। बोला है कि कंस्ट्रक्ट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एक्स एंड वाई वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट। तो मार्जिनल पीडीएफ निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? इधर आप पी ऑफ एक्स लिख दो, राइट, और इधर क्या लिख दो, सॉरी, इधर पी ऑफ वाई आएगा, पी ऑफ वाई वाई, और इधर पी ऑफ एक्स एक्स। कैसे निकालेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन? Ma'am, it's for discrete, so we will add. वी विल ऐड, है ना। But तो y की वैल्यूज निकालनी है तो इस तरीके से ऐड कर दो, और x की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ऐड कर दो, राइट। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 कितना होगा? 0.4, yes, ma'am. है ना। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 0.15 0.15 और 0 तो 0.3, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 0.25 प्लस 0.05 प्लस 0 तो ये 0.3 आ जाएगी। Yes, ma'am. अच्छा, सेम चीज आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? इधर ये हो गया 3 4 5, 0.5 हो गया ये, है ना। और ये कितना हो गया? 0.25, और ये कितना हो गया? फिर से 0.25, राइट, है कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इसके लिए क्या करेंगे? हर पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई के लिए अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट के बराबर आती है तो ही ये इंडिपेंडेंट होंगे, राइट, Yes, ma'am. अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,1 निकालनी है, तो वो कितनी की दी हुई है? 0.1, ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने ये निकाला और ये निकाला तो ये कितना आ रहा है? 0.4 टाइम्स 0.5, हाउ मच इज दिस? 0.20। Yes, ma'am. तो ये तो इक्वल नहीं है। Yes, ma'am. तो एक भी वैल्यू ऐसी आ गई जो इक्वल ना हो तो ये कैसे हो गए? Not in. Not independent. इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स हम लोग बाद में करेंगे जब हमने वो कॉन्सेप्ट्स कर लिए होंगे, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ओके, वेरी नाइस। चलो अब जो है फाइनल टॉपिक अपना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। निकाल तो हमने लिया ही था, अब कॉन्टिन्यूअस के केस में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है और डिस्क्रीट के केस में कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। ओके, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, so what is the definition? Let's define it. So मान लो आपके पास दो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं, तो अभी पहले कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट एक्स एंड वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। ये दो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं विद जॉइंट पीडीएफ। क्या दिया हुआ है? विद द जॉइंट पीडीएफ
जॉइंट पीडीएफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ ये है। और मार्जिनल पीडीएफ क्या है? मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एक्स मान लो क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स, राइट? ठीक है, देन फॉर एनी कैपिटल एक्स वैल्यू स्मॉल एक्स, तो मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स कोई भी एक वैल्यू ले रहा है स्मॉल एक्स, ठीक है, फॉर विच, और वो वैल्यू लेगा कभी लेगा, जब उस पॉइंट पे एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा स्मॉल एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? अगर मेरे रैंडम वेरिएबल ने ये वाली एक्स वैल्यू ली है तो उसके लिए ये वाली चीज वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो मतलब वो वाली एक्स वैल्यू तो मेरा रैंडम वेरिएबल लेता ही नहीं है, राइट? है ना? नहीं? यस मैम। है ना? तो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल वैल्यू दैट एक्स इज टेकिंग, मान लो वो वैल्यू लेता है एक्स, ठीक है, अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर निकालना हो, किसका? ऑफ वाई, आपको वाई रैंडम वेरिएबल का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, गिवन दैट रैंडम वेरिएबल एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, स्मॉल एक्स, गिवन दैट random variable x is equals to small x. So that is given by what? That is very simply calculated like this. और उसको represent कैसे करते हैं कि आप क्या निकाल रहे हो, y given the value of x, ये इसका representation है, ठीक है? y given that random variable has taken value x. यहाँ पे ये जो सिंबल होता है, यहाँ पे आप अपने रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हो. दिस शोज कि यू आर फाइंडिंग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y कंडीशनल ऑन द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x. और यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर y वैल्यू के लिए गिवन रैंडम वेरिएबल x ने x वैल्यू ले ली है. तो ये किसके बराबर होता है? दिस इज नथिंग बट f of x comma y डिवाइडेड बाय योर मार्जिनल pdf of x at value small x, and y can take whatever possible values it is taking. इस तरीके से कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं हम लोग y का, गिवन दैट रैंडम वेरिएबल x इज टेकिंग अ वैल्यू स्मॉल x. अब सिमिलर तरीके से अगर मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन दैट माय रैंडम वेरिएबल y हैज टेकन अ वैल्यू स्मॉल y, तो वो क्या हो जाएगा, f of x y डिवाइडेड बाय द मार्जिनल pdf of y calculated at a point small y, right? यस मैम। तो सिमिलरली अगर आपको ये निकालना है क्या, f of x गिवन y, कि भाई x की वैल्यू गिवन मेरा रैंडम वेरिएबल y ने स्मॉल y वैल्यू ले ली है, तो वो क्या हो जाएगा, f of x y given that this is what has happened for all possible values of x. ठीक है, क्लियर है? फाइन. यस मैम. ओके जी, वेरी नाइस. अच्छा, अब एक चीज बताओ, चलो ये तो क्या था, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस थे. अगर मेरे ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होते तो मेरे को क्या करना पड़ता, जहां जहां पे भी f लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या कर देती, प्रोबेबिलिटी वाली टर्म यूज कर लेती, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y कंडीशनल ऑन x, वो क्या हो जाता, p of x y डिवाइडेड बाय p of x x, ये हो जाता, राइट? यस मैम। व्हाट यू डू इफ x and y are discrete, अगर ये discrete है तो आप क्या करोगे, रिप्लेस pdf by pmf, राइट?
ठीक है, तो जहां पे भी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा है वहां पे आप पी ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख दोगे, राइट। जहां पे भी एफ ऑफ वाई कॉमा वाई लिखा हुआ है वहां पे पी ऑफ एक्स कॉमा एक्स या पी ऑफ वाई कॉमा वाई लिख दोगे, राइट। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है अभी? नो मैम। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ये जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई ये इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर आएगा? मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा रैंडम वेरिएबल है एक्स और मेरा रैंडम वेरिएबल वाई, दे आर इंडिपेंडेंट, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ? एफ ऑफ एक्स एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई वाई, है ना। यस मैम। और ये कैंसिल, यस मैम। तो ये किसके बराबर आ गया? इसी के बराबर आ गया। यस मैम। तो मेरा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है? मेरे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर ही है। यस मैम। तो इंडिपेंडेंस का तो मतलब ही यही होता है ना कि भाई आप जो वैल्यू लेना चाहो ले लो, मेरी वैल्यूज में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले था वही मेरा अब डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिपेंडेंस का तो यही मतलब हुआ कि आई डोंट रियली केयर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड वर्ल्ड में, आई एम व्हाट आई एम, राइट। यस मैम। तो अगर आपका रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर आ जाएगा? आपके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर। एंड सिमिलरली अगर ये वाले एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते डिस्क्रीट, तो क्या होता? इसको भी ऐसे ही लिख देते हम लोग, है ना। तो ये भी किसके बराबर आ जाता? मार्जिनल के बराबर, राइट। यस मैम। ठीक है ना, तो बस हो गया काम। सो व्हाट आर वी सेइंग, इफ two random variables are independent, then the conditional distribution is equal to what? Is equal to the corresponding marginal distribution, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रीट हो या फिर वो कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ऑल राइट, सो वेरी गुड गाइज। ठीक है, थोड़े से प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट कॉन्सेप्चुअली वी आर डन विद योर इंटायर 5.1 सेक्शन। यू आर रेडी टू प्रैक्टिस एनीथिंग फ्रॉम देयर, एंड जो चैप्टर नोट्स हैं उसके पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। whatever is given related to joint distributed random variables, correlation covariance वो अभी थोड़ा सा करना बाकी है। हमारा जो है सिलेबस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड अभी जो है इट्स 8 PM राइट नाउ, आई थिंक लेट्स टेक 15 मिनट्स ब्रेक, एंड उसके बाद जो है हम लोग डाउट्स लेना शुरू कर देंगे, और मे बी लेट्स डू 8:20 से वी विल स्टार्ट टेकिंग द डाउट्स। ओके, लेट्स डू 8:15 ओनली, फाइन। 8:15 से जिसको भी डाउट्स हैं यू कैन ज्वाइन द सेम लेक्चर, ठीक है। ऑल राइट, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू, टेक केयर।